नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के विगत परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं। और कल हमने जो आपका सेकंड ग्रेड 21 दिसंबर 2022 वाला जो जीके का पेपर था उसमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया और जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उनका आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए ये वीडियो आपको प्री रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल करवाया जा रहा है। यद्यपि हम इस सेशन के अंतर्गत जो सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के पेपर हैं उनका डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो सीरीज है ये सेकंड ग्रेड के इतर भी अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ये ना समझे कि आरओयू के लिए, आरएस के लिए, पीएसआई के लिए, पीटीआई के लिए ये यूजफुल नहीं है। ये सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसमें जो आपका सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का वो लगभग अन्यत्र जो एग्जाम है, दूसरे एग्जाम है, उन सभी के लिए भी एक ही जैसा है। तो अगला जो प्रश्न है 51 नंबर का, इसमें पूछा गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 75 के का क्लोज फर्स्ट, 35 के का क्लोज फर्स्ट, 35 के का क्लोज है वो सेकंड, या 33 या 34। तो कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो आपको 17 अनुच्छेद का तो पता ही होगा, यानी कि अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से अंत किया जाता है, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है। इस संबंध में आपका भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 17 है इसमें एक मौलिक अधिकार के रूप में है वो उपबंध किया गया है। अब संविधान में तो ये उपबंध कर दिया कि आपका जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरी तरह से है वो निषिद्ध किया जाता है, उसके आचरण को निषिद्ध किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार की अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है, तो भारतीय संविधान में विधि के अनुसार दंडनीय कार्रवाई भी की जा सकती है। तो वो कार्रवाई भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत की जाएगी, यही इस सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो आपके भारत संविधान का अनुच्छेद जो 12 है, 12 से लगा करके 35 तक जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में वर्णन है। और मूल रूप से जो अनुच्छेद 14 से लगा करके आपके 32 है, इसमें जो आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में मूलतः बात कही गई है। और 33, 34, 35 और 12, 13 में कुछ और भी उपबंध है वो जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो 35 के का है, इसके माध्यम से ये जो विधि के अनुसार दंडनीय जो शब्दावली है उनको प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति है वो प्रदान की गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर 2। इसके अलावा जो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो फर्स्ट का क्लोज है, जिसमें अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 33 है, 34 है, इसके अधीन संसद के द्वारा विधि बनाकर उपबंध किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भारतीय संविधान का जो आपका भाग 3 है, उसके जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें अगर किसी कार्यों के लिए अपराध है वो दिया जाना है, तो दंड विहित करने की जो संसद की जो शक्ति है वो आपकी 35 के क्लोज 2 के तहत है वो की जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है 16, 32, 33 और 34 की जो दंडनीय जो शक्ति है वो आपकी 35 के फर्स्ट के तहत दी जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे इस 35 के सेकंड में अनुच्छेद 17 का कहीं जिक्र नहीं है, यानी कि इस पूरे के पूरे भाग के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद है उसके तहत ये बात कही गई है। तो आपका फाइनली जो इसका 2 नंबर विकल्प है ये राइट आंसर हो जाएगा। काफी गहरा सवाल है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का है वो चयन करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम दिया गया है और राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या दी गई है। तो देखिए, मद्रास प्रांत के लिए यहाँ पर 20 सीटों का आवंटन है वो किया गया था। तो 1 में 2 है,
इसके अलावा बम्बई प्रांत के लिए 16 सीटों का आवंटन किया गया, मध्य प्रांत और बरार के लिए 8 सीटें थी और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लिए 5 सीटों का आवंटन किया गया था। तो 1 में 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके कोड है, 1 में 2 यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो प्रांतीय राज्य परिषद है उनके लिए आवंटित स्थानों की संख्या जो इस प्रकार से निर्धारित की हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमने पिछले सेशन में देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो अजमेर मेरवाड़ा है उसके लिए 1 सीट है वो आवंटित की गई थी। और अजमेर मेरवाड़ा से अगर आपकी संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी भार्गव ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संबंध में निम्न में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? बेकारी, चिकित्सा सहायता, बुढ़ापा और बीमारी। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 41 है इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और ये देखिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है वो दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। तो यहाँ बेकारी शब्द आ गया, बुढ़ापा शब्द आ गया, बीमारी भी आ गया, लेकिन जो चिकित्सीय सहायता है, चिकित्सा सहायता है, ये इस 41 में नहीं है। तो बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी है। ये कितना एक एक अलग अलग अनुच्छेदों से कितना डीपली जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इन चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से तभी समझ पाएंगे जब इस प्रकार के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चनों को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं? एक तो निःशक्तता, बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी। ठीक है, ये शब्द है महत्वपूर्ण इसमें यूज किए गए हैं, जो कि राज्यों को कहा गया है कि राज्य अपनी जो आर्थिक सामर्थ्य है और विकास है उसकी सीमाओं में रहते हुए लोगों को काम पाने के अधिकार, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य जो अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी है वो उपबंध करेगा। तो ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बात कही गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा सहायता, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कार्यकारिणी जो नियम 1961 है उसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना। और यहाँ पर ये आपके कूट दिए हुए हैं, केवल 1, 2, 3 और यानी कि केवल 1 ए और सी, केवल डी, केवल सी और डी। तो देखिए ये जो सारे के सारे मामले हैं ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष कौन से मामले रखे जाएंगे? ओनली राष्ट्रपति। तो केवल राष्ट्रपति की जहां बात आती है तो जो क्षमा से संबंधित है, प्रविलंबन, निलंबन, इस प्रकार का जो मामले हैं यानी कि फांसी की जो सजा है उस पर रोक केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो आपके क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, तो ये केवल और केवल राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति जो अपने इस पर जो भी एक्शन लेंगे वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से डिस्कस करते हुए लेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रस्तुत केवल राष्ट्रपति के समक्ष ही किए जा सकते हैं, इसीलिए राइट आंसर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति है, पद का त्याग है, उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी नियुक्ति, उनका जो पद त्याग है या पद से हटाए जाना है, अंतर्राज्यीय परिषदों की जो स्थापना वाली बात है,
तो इन सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, ये इनसे संबंधित कोई भी मामला हो तो वो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष ही रखा जा सकता है और भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखा जा सकता है। क्योंकि इस प्रश्न में केवल और केवल राष्ट्रपति पूछा है, इसलिए विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के जो कार्यकारण नियम 1961 है, उसके जो अनुसूची 3 है, उस तीसरी अनुसूची में इस प्रकार के मामलों के बारे में डिटेल में दिया गया है कि कौन से मामले किस अनुच्छेद के तहत किसके समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आइए वो चीजें भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपका अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। तो ये है कार्यकारण नियम की तीसरी अनुसूची। तो नियम 8 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों के बारे में वो जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर तो मामलों की प्रकृति है, यानी कि किस प्रकार के मामले हैं, संविधान में इसका कहाँ उपबंध है और किस प्राधिकार के तहत मामलों को उनके समक्ष है वो रखा जाएगा, किस प्राधिकारी के समक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, केवल राष्ट्रपति के समक्ष जो मामले रखे जाते हैं वो यहाँ देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमा है, प्रविलंबन, विराम, निलंबन, परिहार या मृत्युदंड आदेश का अगर लघुकरण करना है, इस प्रकार के जो मामले हैं ये केवल और केवल राष्ट्रपति के समक्ष रखे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है और पद त्याग से संबंधित मामले हैं अनुच्छेद 75 वाले, तो ये भी केवल और केवल राष्ट्रपति के समक्ष रखे जा सकते हैं। ठीक है, भारत के देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति है, उनके पद त्याग और पद से हटाए जाने का अनुच्छेद 76 में जो वर्णन है, ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के समक्ष है वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में किसी के सदस्यों का अगर नॉमिनेशन करना है तो अनुच्छेद 80 और 331 के तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष दोनों के समक्ष रखे जा सकते हैं। संसद के सदनों का आह्वान या सत्रावसान या लोकसभा का विघटन करना है तो ये भी दोनों के समक्ष। संसद के जो सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश है, ये भी दोनों के समक्ष। संसद सदस्यों की जो निरर्हता है, डिस्क्वालिफिकेशन है, ये भी दोनों के समक्ष। लेकिन संसद के सदनों द्वारा पारित विधेयक अगर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो ये आर्टिकल 111 के तहत केवल राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके अलावा वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, यानी कि बजट के संबंध में जो अनुपूरक है, अतिरिक्त है या अधिक अनुदानों से संबंधित विवरणों को, विनियोग विधेयकों को और ऐसे कराधानों पर जिनसे राज्य का हित जुड़ा हुआ है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष उपस्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की जो सिफारिश है, ये भी केवल राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनका जो 112, 114, 15, 17 और 274 के तहत इसमें वर्णन है। इसके अलावा अध्यादेशों का जो प्रख्यापित करना या वापस लिया जाना, तो ये दोनों के समक्ष रखे जा सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, पद त्याग है, पद से हटाए जाने हैं, तो ये भी दोनों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से मामले हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के लिए, के निर्वहन के लिए या राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में जो उपबंध है, ये केवल 356 और 160 वाले जो वाद हैं, ये केवल राष्ट्रपति के समक्ष रखे जा सकते हैं। और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित जो विधेयक है, राज्यपाल अनुच्छेद 200 का प्रयोग करते हुए विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं। फिर उस आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 201 के तहत जो दी जाती है, तो ये भी केवल राष्ट्रपति के समक्ष रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ गए होंगे। बाकी वाले भी आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। इनसे संबंधित सवाल आगामी आ सकता है। अब की बार तो इसमें जो अनुच्छेदों के साथ साथ आपको पूछा है ये चीजें लिख करके, और आगामी परीक्षा में आपसे अनुच्छेद पूछ सकते हैं कि किन अनुच्छेदों वाले मामलों को केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखे जा सकते हैं। ठीक है, या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के समक्ष रखे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसमें केवल और केवल आपका राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ड में
जैसा कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के लिए मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रदेश या वर्ग, धर्म और भाषा, भाषा, प्रदेश या वर्ग और धर्म, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, भाषा, धर्म और प्रदेश या वर्ग। तो अनुच्छेद जो 51 के, इसमें जो मूल कर्तव्य बताए गए हैं 11 मूल कर्तव्य, और इसमें आपका जो 5वां नंबर का मूल कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो कौन सी? धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। तो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग कहाँ पर है? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, यानी कि इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जो क्रम है धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, यहाँ आप देख सकते हैं मूल कर्तव्य जिसमें ये दिया गया है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध वाली प्रथा भी पढ़ाई में दी गई है। इसके अलावा ये भी बहुत बार पूछा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए, उनका पालन करें। भारत की जो प्रभुता है, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसको अक्षुण्ण रखें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो ये इस प्रकार से मूल कर्तव्य है, टोटल 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत संविधान में अंतस्थापित किए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और समाजवादी पार्टी। तो देखिए, जो आपका आम चुनाव हुआ था 2019 में, ठीक है, मई 2019 में ये आम चुनाव हुए थे, अप्रैल मई में, और इस आम चुनाव में भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने वो भाग लिया था। ठीक है, और उसमें आपकी समाजवादी पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली आपकी केवल यूपी की राज्य स्तरीय पार्टी है। ठीक है, तो अभी 10 अप्रैल को ही भारत निर्वाचन आयोग ने जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, और 2-3 जो पार्टियां हैं उनको राष्ट्रीय पार्टी से वापस है वो आपका उसका टैग हटा करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। तो ये जो 3 पार्टियां हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITMC, और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आम चुनाव 2019 में तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इन्होंने आम चुनाव में भाग लिया था, लेकिन वर्तमान में अगर एट प्रेजेंट आपसे पूछे 10 अप्रैल 2023 के बाद में, तो 10 अप्रैल 2023 के बाद में ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो खो चुकी है। ठीक है, तो पहले भारत में जैसे आम चुनाव 2019 वाला हुआ था उसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी उस समय, लेकिन उसके बाद में मई में चुनाव संपन्न हो गए। जून में आपकी एक और पार्टी जिसे कहते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP, ये जो पार्टी है ये आपकी जून 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का इसको दर्जा प्राप्त हुआ। तो जून 2019 से 9 अप्रैल 2023 तक भारत में टोटल कितनी? 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी। ठीक है, और 10 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि ये जो 3 पार्टियां हैं NCP, AITMC और CPI, इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। तो 8 में से हम कितने घटाएंगे? 3 घटाएंगे, तो शेष कितने बचे? यानी कि 5 राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो एक और जो स्टेट पार्टी थी उसको भी राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, जिसका नाम है वो आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो 5 ये और एक ये, यानी कि 6 वर्तमान में ऐसी पार्टी है जिसके पास राष्ट्रीय पार्टी का टैग है, जिसमें आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वाली, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी CPIM। ठीक है,
और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में 6 पार्टी है, इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं? पीलू मोदी, सी राजगोपालाचारी, हॉवर्ड एल अर्डमैन। तो ये हॉवर्ड एल अर्डमैन है, ये आपके दी स्वतंत्र एंड पार्टी एंड कंजर्वेटिव जो नामक पुस्तक है, इसके आपके लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? वाजिनार समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी कि MTCR, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। तो देखिए NSG है, ये NSG कब स्थापित हुआ था कि 1974 में भारत सरकार के द्वारा बुद्धा स्माइलिंग इस प्रकार का एक परमाणु परीक्षण किया था पोखरण जैसलमेर से, और इसी परमाणु परीक्षण के विरुद्ध स्वरूप कुछ कंट्रीज ने मिलकर के NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नामक एक आपका अलग से ग्रुप बनाया, और इस संगठन में वर्तमान में 48 सदस्य हैं। और इसका मेन ध्येय क्या था कि जिन्होंने परमाणु शक्ति अर्जित कर ली है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने अभी तक परमाणु शक्ति है वो अर्जित नहीं की है, उनको हम बाद में है वो अर्जित नहीं करने देंगे। तब भारत ने इसका है वो विरोध किया, और ये जो NSG के समूह के सदस्य हैं, ये आपका 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी, ठीक है, इसी NPT जो ट्रीटी है, इस NPT के जो हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे, परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे, वही आपके इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य के रूप में है वो जुड़े हुए हैं। भारत ने 2008 में इसके लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इन कुछ देशों ने विरोध किया और कहा कि भारत ने जो आपकी परमाणु अप्रसार संधि है 1968 वाली, इसकी सदस्यता क्योंकि नहीं ली है, इसीलिए इन्हें इस NSG का समूह का सदस्य है वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सदस्य भारत नहीं है। बाकी वाजिनार समूह है, ऑस्ट्रेलिया समूह है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, इनका भारत है वो सदस्य बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? केवल अनुच्छेद 74, 75 और 77, 74, 75, 78, 74, 75 और 76, 74, 77 और 78। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल अगर देखा जाए 74 की, 75 की और 78 की, तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री का उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है, देखिए अगर बात करें आर्टिकल 74 की, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। 75 की बात करें तो 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, तो 75 में भी है। और 78 की बात करें तो 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात की गई है कि प्रधानमंत्री का ये ड्यूटीज होगी, वो समय समय पर राष्ट्रपति जब भी मांगे तो इस प्रकार की जो सूचना है वो राष्ट्रपति को है वो जानकारी देंगे। ठीक है, तो 74, 75 और 78 में तो प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति दोनों की ही इसमें बात आती है, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 76 और 77 में क्या चीजें हैं। तो देखिए आर्टिकल 76 में भारत के जो महान्यायवादी है उसके बारे में जानकारी दी हुई है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के जो क्वालिफाइड किसी व्यक्ति है तो उसे महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 76 पूछा जाए तो 76 में क्या है? महान्यायवादी। ठीक है, और अगर 78 की बात करें तो आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 78 में तो मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है, लेकिन 77 में क्या होगा? तो 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के जो कार्य का संचालन है वो यानी कि भारत सरकार की जो समस्त को कार्यपालिका है
वो राष्ट्रपति के नाम से कही हुई मानी जाएगी, यानी कि जितने भी जो कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से कार्यवाही। ठीक है, तो इसीलिए आपके 77 और 76 में प्रधानमंत्री का कहीं उल्लेख नहीं है, 74 में है, 75 में है और 78 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेपर में जितने भी जो क्वेश्चन थे राजस्थान पॉलिटी के पिछले सेशन में हमने डिस्कस किए, और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवाल थे वो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों के साथ भी आप जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण सेशन के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, शुभ प्रभात।